हेलो दोस्तों, एक बार पुनः फिर आपका स्वागत है हमारे इस 1 बजे की सेशन में, जिसमें हम पॉलिटी को डिस्कस करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम संसद को ख़त्म करेंगे। संसद हमारा आज आखिरी वीडियो है। जितने लोग 1 बजे में सेशन में जुड़े हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। और यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। यदि आप एग्ज़ाम की सच में सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्त, तो पीडीएफ आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और टेलीग्राम में भी मैं भेज दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का एक मोटिवेशनल कोट होगा आपके लिए। एक शायर ने क्या गज़ब लिखी है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूँ कि शिक्षा ही आपको हर एक स्तर पे साथ देगा, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हर एक मोड़ पे आपका शिक्षा ही साथ देगा, कोई साथ कभी नहीं देता, ठीक है। तो किसी ने क्या कहा था कि कदम कदम पर बहारों ने साथ छोड़ा, कदम कदम पर बहारों ने साथ छोड़ा, ज़रूरत पड़ी तो यारों ने साथ छोड़ा। वाह वाह कर लो, कभी शायरी नहीं सुने हो क्या? कदम कदम पर बहारों ने साथ छोड़ा, ज़रूरत पड़ी तो यारों ने साथ छोड़ा। सितारे बोले हम देंगे साथ, मगर अफसोस सुबह हुई तो सितारों ने भी साथ छोड़ा। तो अंततः सभी लोग साथ छोड़ देंगे। आपके पास सिर्फ और सिर्फ बचेगी आपकी शिक्षा, आपका व्यक्तित्व, आपका अस्तित्व। समाज आपको किस नाम से जानता है, किस लिए जानता है। जब ताजमहल बन जाती है मेरे दोस्त, तो अपने नाम से जानी जाती है, बनाने वाले के नाम से नहीं जानती। में भी हो सकता है जितने लोग हिस्ट्री पढ़ते होंगे उनको पता होगा कि हाँ ताजमहल किसने बनवाई। में भी हो सकता है जितने लोग प्यार करते हैं किसी से उनको पता है कि ताजमहल किस लिए बनाई गई, किस कंडीशन में बनाई गई। लेकिन इनकी संख्या काफ़ी कम है, लेकिन ताजमहल को सब लोग जानते हैं क्योंकि वो खुद के नाम से जानी जाती है। आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको ये कोई नहीं देखेगा आपको कौन से टीचर ने किसने पढ़ाया, आपका खुद का आपका अपना अलग पहचान होगा, ठीक है। तो आपको खुद पे फोकस करना है। इसी को देखकर एक बद्दूर साहब ने एक और शायरी उन्होंने कहा था कि यदि आप बाहर की दुनिया में नहीं जा सकते तो आप भीतर की दुनिया में जाओ, क्योंकि उसने बहुत बड़ी बात कर ली जिसने खुद से मुलाकात कर ली। आओ हम लोग खुद का मूल्यांकन करते हैं, खुद से मुलाकात करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो शुरू कर रहे हैं। तो पहला सवाल इस तरह से रहा कि भारतीय संसद के लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। लोक लेखा समिति ये संसदीय समितियों का हिस्सा है, लोक लेखा समिति, ठीक। इसका सब लोग पहले आंसर दीजिए कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। इसके पहले हमने आपको बताया था, बताइए, प्राक्कलन समिति की बात हो चुकी थी क्या? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास विपक्षी दल का नेता। तो भारतीय संसद के लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? विपक्षी दल का नेता। अब आपसे सवाल ये है कि जो लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है, चलिए अब आपका टेस्ट, जो अध्यक्ष होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है? जल्दी बताओ। जो लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? जल्दी बताइए। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करता है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का क्या करता है? अध्यक्ष जो होता है इसकी नियुक्ति करता है, ठीक है। और साथ ही साथ में अब एक सवाल और बताओ, कुछ सवाल आपके लिए। चलो बताओ सवाल, जाना नहीं है कहीं। कि संसद में कितने सत्र होते हैं? बताइए, संसद में कितने सत्र होते हैं? संसद में कितने सत्र होते हैं? तुरंत कमेंट बॉक्स में छापो। ये पिछले साल के पेपर में आया हुआ है, संसद में कितने सत्र होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ठीक। एक बात और बताना कि जो संसद होता है, संसद का जो विघटन है, विघटन कितने प्रकार से किया जा सकता है? विघटन कितने प्रकार से किया जा सकता है?
ये भी बताइए। और अगला सवाल ये है आपसे कि जो संसद है, संसद का विघटन किस अनुच्छेद में है? एक आप अनुच्छेद बताओ, जल्दी करो, अनुच्छेद भी आप बताइए। ठीक, पहला ये कि संसद का जो सत्र होता है कितने सत्र होते हैं, और संसद का विघटन किस अनुच्छेद में है, और संसद का विघटन कितने प्रकार से हो सकता है। क्लियर हुआ? संसद का विघटन मतलब यहाँ के सदन की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सदन, इसको लिख दीजिए सदन। सदन का विघटन कितने प्रकार से हो सकता है? बिल्कुल सही। जो संसद के जो सत्र होते हैं वो कितने सत्र होते हैं मेरे दोस्त? 3 सत्र होते हैं। आप याद रखना बिल्कुल से, पेपर में इंपॉर्टेंट है। संसद के कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से सत्र होते हैं मेरे दोस्त? याद रखना, जल्दी बताओ, टाइप करो। एक होता है बजट सत्र, एक होता है हमारे पास, पेपर में आया है, ऐसे ही मैं नहीं लिख रहा हूँ, पेपर में आया है, मानसून सत्र, या फिर इसे कहते हैं ग्रीष्मकालीन सत्र। और अगला होता है शीतकालीन सत्र। क्या होता है? शीतकालीन सत्र। समय की बात करें तो बजट सत्र जो होता है, जो बजट सत्र होता है वो होता है कब से कब तक? मार्च से अप्रैल तक होता है। जो मानसून सत्र होता है वो अगस्त से सितंबर तक होता है। और जो शीतकालीन सत्र होता है वो नवंबर से दिसंबर होता है। अपने पेपर में छाप लेना इसको, अपने जो कॉपी पेपर होगा ना तो उस पर आप लिख लेना इसको। पेपर में आता है, एसएससी में कई बार आता है, ठीक है। मैंने इस क्वेश्चन को टाइप नहीं किया है कि जो बजट सत्र जो होता है, 3 संसद में कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। मानसून सत्र को हम ग्रीष्मकालीन सत्र भी कहते हैं। और उसके बाद जो बजट सत्र होता है, वो जो बजट सत्र मार्च से अप्रैल के बीच में होता है बजट सत्र। इसलिए आपने देखा होगा कि फरवरी में ही बजट पेश कर दिया जाता है। मानसून सत्र की बात करें तो ये होता है अप्रैल से सितंबर। कहाँ से? अप्रैल से सितंबर, थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक। शीतकालीन सत्र जो होता है नवंबर से दिसंबर होता है। जो आपका विघटन होता है, विघटन किसका होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापो, लोकसभा का कि राज्यसभा का? जल्दी बताओ, मैं देख रहा हूँ कमेंट। विघटन सिर्फ लोकसभा का होता है। अनुच्छेद किसके तहत? 85 के तहत। अनुच्छेद 85 के तहत किसका विघटन होता है? लोकसभा का। राज्यसभा का विघटन नहीं होता। अब जो सदन का जो स्थगन होता है वो कितने प्रकार से हो सकता है? सदन का स्थगन 3 प्रकार से हो सकता है। ये भी प्रश्न में आ चुका है। सदन का स्थगन 3 प्रकार से हो सकता है, याद रखना। पहला एक होता है सत्रावासन, इसको मैं फिर से कर दूं। जो सदन का जो विघटन होता है, सदन का विघटन वो 3 प्रकार से हो सकता है। जो सदन का जो विघटन है, विघटन या इसे कह देते हैं हम स्थगन, जो बैठक की स्थगन ज़्यादा सही वर्ड रहेगा। सदन की बैठक का स्थगन कितने प्रकार से होता है मेरे दोस्त? 3 प्रकार से, याद रखना। एक होता है सत्रावासन, दूसरा होता है स्थगन, तीसरा होता है विघटन के माध्यम से। विघटन के माध्यम से भी हम बैठक को क्या कर सकते हैं? समाप्त कर सकते हैं। ये बैठक है, ठीक। ये प्रश्न में आता है, आप इस बात को आप याद रखना। स्थगन किसका होता है? स्थगन में कौन होता है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों का स्थगन हो सकता है। स्थगन कौन करता है? राष्ट्रपति। सत्रावासन कौन करता है? राष्ट्रपति। स्थगन मात्र अध्यक्ष करता है। स्थगन कौन करता है? प्रश्न में आ चुका है कई बार पेपर में। स्थगन कौन करता है? तो स्थगन केवल अध्यक्ष करता है। स्थगन किसका हो सकता है? लोकसभा का भी हो सकता है और राज्यसभा का हो सकता है। विघटन की बात करें तो विघटन भी केवल कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसका विघटन हो सकता है? विघटन मात्र हमेशा लोकसभा का होगा, राज्यसभा का विघटन नहीं होगा। आई होप यहाँ तक फंडा क्लियर होगा। ये सारे पेपर में आए हुए प्रश्न हैं, ठीक। आगे चलें। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है?
जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इसके साथ भी हम आपसे जो क्वेश्चन पूछेंगे उसका जवाब जरूर दिया कीजिए। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? बताइए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो भारतीय संसद की जो सबसे बड़ी समिति है वो कौन सी समिति है? प्राक्कलन समिति। कौन सी समिति? प्राक्कलन समिति। ठीक, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है पूछा था पेपर में। एसएससी में सीजीएल में प्रश्न आया था कि प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो आपका जवाब होगा कितनी है? 30। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी है? 30 है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट आपसे सवाल मैं डिस्कस करूं। आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप बताना कि जो संसद के जो सत्र हैं, है ना, जैसे संसद की जब कार्यवाही शुरू होती है तो उसमें 2 सत्र होते हैं, वो वाला सत्र नहीं है ना। आपसे सवाल मेरा ये है कि प्रश्नकाल का समय कितना होता है संसद में? प्रश्नकाल का टाइम बताओ आप, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापो। प्रश्नकाल का टाइम बताओ आप। शून्यकाल का टाइम, शून्यकाल कब से कब होता है उसका टाइम बताओ आप। ठीक है, भोजनावकाश, इसका भी आप टाइम बताओ, जल्दी करो आप। तो प्रश्नकाल से आपको पता चल रहा है ना कि इस जब प्रश्नकाल चलता है संसद का तो उसमें क्या पूछे जाते हैं? भाई प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। किससे पूछे जाते हैं? जो संसद के जो सदस्य होते हैं, वो जो कार्यपालिका के जो मंत्री होते हैं, उनसे वो प्रश्न पूछते हैं कि मंत्री जी रोड बना कि नहीं बना, मंत्री जी आवास गरीबों को मिला कि नहीं मिला, मंत्री जी राशन प्रॉपर गरीबों में बंट रहा है कि नहीं बंट रहा है, मंत्री जी पर्यावरण कैसा है, मंत्री जी ये जल पानी की उपलब्धता सबको मिल रही कि नहीं मिल रही है। तो जो संसद के सदस्य हैं ना, जो विधायिका है, उसके प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही बनती है। तो जो संसद के सदस्य हैं वो मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं, तो उस काल को हम लोग प्रश्नकाल कहते हैं। और ये प्रश्नकाल कितने बजे से कितने बजे तक होता है? याद रखना, 11 बजे सुबह 11 AM से, है ना, AM सुबह तो हुआ ना, 1 PM तक होता है। याद रहेगा? बोलो हाँ। जो प्रथम सत्र होता है प्रश्नकाल 11 बजे से कितने तक होता है? 12 बजे तक। 1 मिनट, 11 से 12 बजे तक होता है। 1 घंटा क्या होता है? प्रश्नकाल होता है। इसके बाद क्या होगा? इसका उत्तर दिया जाएगा और साथ ही साथ में उत्तर शून्यकाल में दिया जाएगा, है ना। तो शून्यकाल में क्या होता है कि 12 से जब प्रश्नकाल खत्म हो जाता है तो इसके प्रश्नकाल के बाद का जो समय होता है वो शून्यकाल होता है। भोजनावकाश कब से कब होता है? वो 1 बजे से लेकर के 2 बजे तक भोजनावकाश होता है। ठीक है, 1 बजे से लेकर के 2 बजे तक भोजन के लिए छुट्टी मिलती है। इसके बाद दूसरा सत्र, दूसरे टाइम में एक पहले मीटिंग का पढ़ाई हो गया या कार्य हो गया, फिर दूसरे मीटिंग का कार्य शुरू होता है। दूसरे मीटिंग का कार्य कब से शुरू होता है? ये शुरू होता है 2 बजे से लेकर के जब तक अध्यक्ष बैठक को स्थगित न कर दे। बात समझ में आ रही है? तो कितने सवाल बने यहाँ से? पहली बात कि प्रश्नकाल का समय क्या है? 11 से 12 बजे तक। ठीक है, प्रश्नकाल में क्या होता है कि जो संसद के सदस्य होते हैं वो मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। ये भी प्रश्न में आ चुका है। पूछा जाएगा शून्यकाल किसकी देन है? तो आप कहोगे शून्यकाल जो है वो भारत की देन है। शून्यकाल कब से कब तक का है, या शून्यकाल किसके बाद आता है? इस सीजन में प्रश्न आ चुका है। तो आप कहोगे शून्यकाल प्रश्नकाल के बाद आता है। शून्यकाल में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो शून्यकाल में जो मंत्री होते हैं वो जवाब देते हैं संसद के सदस्यों का। उसके बाद क्या होता है? भोजनावकाश कब से कब होता है? 1 बजे से लेकर 2 बजे तक होता है। उसके बाद क्या होता है? दूसरा सत्र शुरू होता है, दूसरी जुआर की पढ़ाई होती है 2 बजे से लेकर के जब तक अध्यक्ष स्थगित न कर दे तब तक
क्या होता है, तब तक हमारा संसद का सत्र बैठक चलती रहती है। तो एक कॉलेज की तरह आप समझेंगे तो आसानी से इसको आप समझ जाएंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। कौन सी समिति को जुड़वा बहन कहा जाता है, जल्दी बताइए। कमेंट बॉक्स में जल्दी से छापिए और साथ साथ में ये भी छापिए कि अनुच्छेद 110 में क्या है। ये भी छापिए और साथ में ये भी छापिए आप कि अनुच्छेद 48 में क्या है। और साथ में आप ये भी छापिए कि अनुच्छेद 25 में क्या है। और साथ ही साथ में आप ये भी जवाब दीजिए कि अनुच्छेद 54 में क्या है। और साथ ही साथ में आप एक और प्रश्नों का जवाब दीजिए कि अनुच्छेद 76 में क्या है। और एक सबसे आखिरी सवाल ये भी बताइए कि अनुच्छेद 148 में क्या है। चलो चलो जल्दी बताओ, अब रोने मत लगना कि सर इतना कैसे होगा, हम तो बच्चे हैं, ऐसे नहीं होगा। होगा, क्यों नहीं होगा, बताइए। इतने सब सारे सवाल का जवाब दीजिए आप। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास लोक लेखा समिति। क्या होगा इसका जो करेक्ट आंसर? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति को क्या कहते हैं हम? प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन बोलते हैं। ठीक है, लोक लेखा समिति। ठीक है, पेपर में ये जो सारे प्रश्न हैं सब पेपर में आए हैं। तो आप देखोगे 110 में क्या है, बताओ। 110 में है वित्त विधेयक। क्या है? वित्त विधेयक है, मनी बिल। और मनी बिल कहाँ आता है? केवल लोकसभा में आता है। हम कई बार बता चुके हैं, केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता। 48 में क्या है बताओ? अनुच्छेद 48। और ये भी बताओ कि अनुच्छेद 48 किसका भाग है, पहले तो ये बताओ। ये भाग है सर डीपीएसपी का। भूल गए क्या पिछला? डीपीएसपी का, बिल्कुल सही। तो 48 में क्या कहा गया है कि कृषि संगठन एवं पशुपालन, ठीक है, कृषि संगठन एवं पशुपालन के संबंध में उपबंध इसमें किया गया है। और इसी में ये कहा गया है कि जो दुधारू पशु होंगे उनकी बलि को निषेध किया गया है, उनकी आप निर्मम हत्या नहीं कर सकते। समझ रहे हो आप? ठीक है। आप कहोगे सर तब तो हम लोग तो बहुत मीट खाते हैं, बहुत मुर्गा खाते हैं। मेरे दोस्त, जो मुर्गा होता है वो दूध देता है क्या? बताओ, नहीं ना। लेकिन क्या पता आप सब कुछ खा जाओगे। चलो ठीक है, छोड़ो ये सब। तो पशु पालन एवं कृषि संगठन को सशक्त बनाने के लिए डीपीएसपी के तहत राज्यों को निर्देश दिया गया कि आप इस व्यवस्था को लागू करिए, चाहे कैसे भी, वो आपका मुद्दा है, लेकिन आप इसको लागू करिए। 54 में क्या है मेरे दोस्त? 54 में है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, है ना। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाए, आर्टिकल 54 में है। 76 में है भारत का महान्यायवादी। 76 में क्या है? भारत का महान्यायवादी। 25 में क्या है? 25 में है कि धर्म की स्वतंत्रता, आप अंतःकरण करने की स्वतंत्रता। इसका मतलब है कि आप अपने अंदर किसी भी धर्म को धारण करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। नहीं धारण करना चाहते मत धारण करिए। आप पूजा करना चाहते हैं माता रानी का, आप माता रानी का पूजा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप मतलब गुरुकुल में जाके शिक्षा उपदेश लेना चाहते हैं, गुरुकुल में जाइए। आप बौद्ध धर्म अपनाना चाहते हैं, बौद्ध धर्म अपनाइए। आप क्रिश्चियन बनना चाहते हैं, क्रिश्चियन धर्म अपनाना चाहते हैं, उसको अपनाइए। आप नमाज पढ़ना चाहते हैं, आप नमाज पढ़िए। ठीक है। आप बिल्कुल से व्रत उपवास रखना चाहते हैं, बिल्कुल रखिए। ठीक है। आप अपने हिसाब से धार्मिक कर्मकांड के हिसाब से हवन कर रहे हैं, बिल्कुल, है ना, वो करिए। तो ये धार्मिक जो अंतःकरण की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 25 में मिला है। अब सवाल उठता है कि अनुच्छेद 148 में क्या है। तो सुनो ध्यान से, ये सारे प्रश्न पेपर में आए हुए, मैं ऐसे ही नहीं लिख दिया हूँ। 148 में क्या है? तो 148 में है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्या है? कैग है। इसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया
कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है ना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आई होप कि यहाँ तक फंडा क्लियर होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो सभी प्रश्नों का आप जवाब दिया करो, मजा आएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में प्रॉपर देख रहा हूँ। ये लो आ गई बातें। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, बताओ जल्दी। और साथ ही साथ में आप ये बताओ कि आप ये भी बताओ कि सिक्किम में लोकसभा की और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, बताओ जरा सिक्किम में। और साथ ही साथ में ये भी बताओ कि जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, इसमें लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं। इसके बाद बताओ आप कि नागालैंड में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, ठीक। और आप ही साथ में बताओ कि मणिपुर में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, जल्दी बताओ। सिक्किम में बताओ लोकसभा राज्यसभा की सीटें कितनी हैं। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, नागालैंड में कितनी हैं, मणिपुर में कितनी हैं, जल्दी बताइए आप। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा ये 42, ठीक है। तो 42 लोकसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की सीटें 16 सीटें हैं, ठीक है। 13 के साथ यदि आप 7 ऐड कर दोगे तो किसका बन जाएगा, ये बन जाएगा पंजाब में लोकसभा की सीटें 13, राज्यसभा की सीटें 7। अरे लिंक कर पा रहे हो कि नहीं, दिमाग पे प्रेशर डाल पा रहे हो कि नहीं आप। प्रेशर डालो मेरे दोस्त, प्रेशर डालो, डालना पड़ेगा। कहते हो ना टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का नहीं, टेंशन लेने का। टेंशन लीजिए आप, दिमाग पे प्रेशर दबाव डालेंगे, दिमाग बढ़ेगा, है ना। 29/11 ये कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है। कहाँ का है, मध्य प्रदेश का। और 48/19 ये कहाँ का है, ये मुंबई का है, मतलब महाराष्ट्र का है। और 40/16 याद रखना, 40/16 कहाँ का है, 40/16 ये है रिंकिया के पापा, कहाँ का, बिहार का। सिक्किम की लोकसभा राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, तो एक लोकसभा की सीटें हैं और एक राज्यसभा की सीटें। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, लोकसभा की सीटें हैं 2, राज्यसभा की सीटें हैं 1। नागालैंड की लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 1, राज्यसभा की सीटें 1। मणिपुर में कितनी हैं लोकसभा की सीटें, लोकसभा की सीटें हैं 2, राज्यसभा की सीटें हैं 1। आई होप क्लियर हो रहा है ना, क्लियर हो रहा है ना, नहीं हो रहा है, ठीक है। कुछ और सवाल, चलो बताओ, ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे आपको। अब बताओ आप जल्दी कमेंट बॉक्स में छापो कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, साथ ही साथ में मध्य प्रदेश में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, और मुंबई में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, जल्दी बताओ। गुजरात में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, राजस्थान में लोकसभा राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, केरल में लोकसभा राज्यसभा की सीटें कितनी हैं। साथ ही साथ में बताओ आप कि कर्नाटक में लोकसभा राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, और तमिलनाडु में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, जल्दी बताओ। ये सारे प्रश्न एसएससी में आ चुके हैं, कोई ये नहीं कहेगा सर ये क्या लिखवा रहे हो आप। सारे प्रश्न एसएससी सीजीएल से लेते हुए हर एक कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम बचा नहीं है। कहीं न कहीं कि कहीं लोकसभा पूछ लिया गया है तो कहीं राज्यसभा पूछ लिया गया है, ठीक है। लेकिन ये सभी प्रश्न पेपर में आए हैं, तो आप हल्के में मत लेना, नहीं कुल गड़बड़ कर दोगे, ठीक। तो यूपी की बात करें तो यूपी में लोकसभा की सीटें हैं 80, राज्यसभा की सीटें हैं 31। आई होप ये भी प्रश्न में बहुत बार आया, जाके पेपर खंगाल लेना, ठीक है। पेपर पॉलिटी का देखना कितनी बार आ चुका है। मध्य प्रदेश की बात करें तो लोकसभा की सीटें हैं 29, राज्यसभा की सीटें हैं 11। पेपर में जाके देख लेना पहले कितनी बार आया है प्रश्न। महाराष्ट्र की बात करें तो ये है हमारे पास 48-19, रोज लोकसभा की सीटें हैं 48 और राज्यसभा की सीटें होंगी कितनी, 19। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक हमारे पास हो जाएगा 28-12, लोकसभा की सीटें हैं 28, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं 12।
तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की लोकसभा की सीटें हैं 39, राज्यसभा की सीटें हैं कितनी 18। अरे याद कर लो, अपने लिए ना सही, अपने कंडीशन के लिए, अपने घर वालों के लिए कम से कम इतना पढ़ लो। ये सब प्रश्न में आता है। आपको सर हमसे याद नहीं होता, भाई वो मेरे पे छोड़ दो, इतनी बार प्रैक्टिस कराएंगे ना तो वो रट जाएगा। गुजरात की बताओ, गुजरात में है 26-11, लोकसभा की सीटें 26, राज्यसभा की सीटें 11। राजस्थान की बताओ, राजस्थान में है 25-10, लोकसभा की सीटें 25 और राज्यसभा की सीटें 10। केरल बताओ, केरल ये है हमारे पास लोकसभा की सीटें 20, राज्यसभा की सीटें कितनी है 9। यहां तक क्लियर हुआ क्या? आई होप कि मैं सब कुछ क्लियर। और उड़ीसा की बात करूँ, उड़ीसा भी याद कर लो, उड़ीसा की सीटें होती हैं, लोकसभा की सीटें 21, इसकी हो जाएंगी 10। जिस तरह से मुझे याद है उस तरह से आपको भी एक दिन याद होगा। आप हिम्मत बस मत हारना, ठीक है। चलते हैं आगे। ये सभी प्रश्न कहीं ना कहीं आए पेपर में, आप चेक कर लेना, आप तो खुद ही प्रीवियस पेपर देते हो, ठीक है। अगला सवाल, संसद के दोनों सदनों में कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? जल्दी बताओ, आप जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ आप। और कमेंट बॉक्स में एक चीज अब और छापोगे क्या? जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में एक चीज और छापोगे। आप ये बता दो जरा कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? जल्दी बताना, इसका आंसर दो। और ये बताओ कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई है, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना कब किया, किसने किया है? और साथ ही साथ ये बता दो कि आप कि बहुजन समाज पार्टी बीएसपी मायावती वाली, जो मायावती जी का जो पार्टी है, इस पार्टी की स्थापना कब हुई है, इसके सदस्य कौन है ना? और सदस्य कौन है, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जल्दी बताओ। बिल्कुल सही, संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही को प्रारंभ करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो बिल्कुल सही है, 1/10। 1/10 का मतलब क्या है कि यदि हमारे पास 100 सदस्य हैं तो संसद की बैठक यदि प्रारंभ है तो 100 का 1/10 कितना होगा? बताओ, 0 से 0 काट के बताओ। 10। तो 10 लोग कम से कम संसद में उपस्थित होने चाहिए, उस बैठक में होने चाहिए, ठीक है, कार्यवाही के लिए। यदि मान लो 200 लोग हैं या 400 लोग हैं, 400 का 1/10 कितना होगा? 40 होगा। तो इसका मतलब है कि 40 लोग की जरूरत है संसद की कार्यवाही को शुरू करने के लिए। यदि 40 लोग से कम है तो संसद की बैठक कार्यवाही शुरुआत नहीं होगी, ठीक है। तो कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। कौन किया था? A.O. ह्यूम्स। पेपर में आ गया है, ध्यान देना, पेपर में आ गया है, याद रखना। बीएसपी की बात करें, बहुजन समाज पार्टी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। 1984 में। ये राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है, ठीक है। 1984 में कौन किया था? काशीराम। अच्छा बताओ, बीएसपी का चुनाव चिन्ह क्या है? इसका चुनाव चिन्ह हाथी है भाई, हाथी है। और कांग्रेस का मालूम है आपको? आगे चलें, ठीक है। चलिए, 6 नंबर का सवाल है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को तथा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने में भाग कौन लेता है ना? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए और सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को हटाने के लिए भाग कौन कौन लेता है, या कौन भाग लेता है इनको हटाने के लिए? ये प्रश्न रहा। और साथ ही साथ में आप हमें अब ये बताओ, है ना, कि अमेरिका से क्या लिया गया है? आप ये बताओ, जल्दी छापो। रूस से क्या लिया गया है? आप ये बताओ, ठीक है। उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? आप ये भी बताओ। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? आप ये भी बताओ। भारतीय संविधान में अमेरिका से क्या लिया गया है? आप ये बताओ।
रूस से क्या लिया गया है, ये भी प्रश्न आ चुका है पेपर में। ये पिछले साल का हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, एसएससी का प्रश्न हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, है ना। एसएससी रेलवे हर जगह के प्रश्न हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया ये बताओ, और दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है ये बताओ हमें। कमेंट बॉक्स में जल्दी छापो, कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से छाप दो। प्रश्न आया है एसएससी में, ये जल्दी करो कि अमेरिका से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है, कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। रूस से क्या क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है। देखो इसमें कॉन्सेप्ट, और हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस की तरह होता है ना मेरे दोस्त, हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने में कौन भाग लेता है, लोकसभा भाग लेता है। कौन लेता है, लोकसभा का अध्यक्ष भाग लेता है, मतलब लोकसभा भाग लेती है, अध्यक्ष समेत सभी। तो ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं सभी लोग। पता है दोनों जगह पास होने चाहिए, ठीक, दोनों जगह। तो यहाँ पे संसद होता तो आप संसद टिक कर देते, लेकिन यहाँ पे लोकसभा है, आपके साथ एग्जामिनर खेल चुका है, आपको मालूम ही नहीं कौन कौन आपके साथ खेल रहा है। इस वीडियो को जब खत्म हो जाए ना तो अपने आप में जरूर देखना कि आपके साथ खेल कौन कौन रहा है। बस पैनिक मत होना, रोने बैठ के मत लगना कि सर मेरे साथ वो भी खेल रहा है, मेरे साथ टाइम पास कर रहा है। भाई ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन सोचना जरूर कि आपके साथ खेल कौन रहा है। तो संसद यदि ऑप्शन होता तो संसद सही होता, संसद नहीं है तो हम लोकसभा लगाएंगे, ठीक है। इसके अनुसार तो अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है क्या, संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल प्रस्तावना लिया गया है। और क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग, ये भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, है ना, ये सब कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। हमने कहा जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर होगा ना, उसी के स्थान से पावर वाली चीज़ें आई हैं, ठीक है। तो उच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था कहाँ से आई है, अमेरिका से आ गई। राष्ट्रपति को हटाने की व्यवस्था, मतलब किसी, सोचो कि संवैधानिक पद पे जो प्रथम नागरिक है उसको हटाने की बात की जा रही है, तो उसके पास पावर तो ज़्यादा होनी चाहिए ना, तो इसलिए अमेरिका, पावर मतलब अमेरिका, दिमाग में ये मान के चलना है ना। आज की डेट में ऐसा नहीं है, अमेरिका हो गया, ठीक है। महाभियोग भी कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। रूस से क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, रूस से क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, समवर्ती सूची, क्या लिया गया है, समवर्ती सूची, अरे याद है कि नहीं, ठीक है। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से। आगे चलें, इनमें से किस राज्य की लोकसभा में सबसे अधिकतम सीटें हैं, इनमें से किस राज्य की सबसे अधिक सीटें हैं, जल्दी बताओ आंसर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास उत्तर प्रदेश, अरे सॉरी मध्य प्रदेश लग गया क्या, उत्तर प्रदेश। कितना है, यहाँ पे लोकसभा की सीटें हैं 80, राज्यसभा की सीटें हैं 31। मध्य प्रदेश की बात करें तो लोकसभा की सीटें हैं 29, राज्यसभा की सीटें हैं 11। अरे रट जाएगा, चिंता मत करो। महाराष्ट्र में कितने हैं, लोकसभा की सीटें 48, राज्यसभा की सीटें 19। बिहार, रिंकिया के पापा बिहार, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हमारे पास लोकसभा की सीटें 40, राज्यसभा की सीटें 16। पश्चिम बंगाल में भी लोकसभा की सीटें कितनी हैं बताओ, जल्दी बताओ। अभी तो मैंने आज बताया था लोकसभा राज्यसभा की सीटें, वहाँ पे बस दो आगे जोड़ दो बिहार में, बस लोकसभा की सीटें 42, राज्यसभा की सीटें 16, ठीक है। कुछ और याद कर लेते हैं अभी, चलो आप बताओ जल्दी, आप ये बताओ हमें कि बताना, ठीक है। आप ये बताओ, आज ये सारे प्रश्न आ चुके हैं पेपर में, कोई पहली बात पैनिक नहीं होगा कि सिक्किम में लोकसभा राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, है ना। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा राज्यसभा की सीटें कितनी हैं। नागालैंड में लोकसभा राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, याद करके आया करो ना पेपर देने, ये पेपर ही तो है आपका। नागालैंड में कितना है, मणिपुर में लोकसभा राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, साथ ही साथ में मिजोरम,
मिजोरम में लोकसभा राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? उसके बाद त्रिपुरा में लोकसभा राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? उसके बाद मेघालय में लोकसभा राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? उसके बाद एक बच जाता है हमारे पास छुटका सा असम में लोकसभा राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो जितने भी पूर्वोत्तर राज्य है वहाँ से प्रश्न बहुत बार आया है ना, आप उसको जाके देख लेना और यहाँ पे मेरे साथ रट लो। तो शुरुआत करते हैं सिक्किम से। तो देखो सिक्किम देखना, यहाँ पे लोकसभा की सीटें 1, राज्यसभा की सीटें 1। अरुणाचल प्रदेश की बात करोगे तो यहाँ पे लोकसभा की सीटें 2, राज्यसभा की सीटें 1। नागालैंड में क्या है कि लोकसभा की सीटें 1 और राज्यसभा की सीटें भी 1। मणिपुर में देखोगे तो लोकसभा की सीटें कितनी? 2, राज्यसभा की सीटें 1। इसको मैं दूसरे कलर से लिखूंगा, बिल्कुल। मिजोरम की बात करेंगे तो मिजोरम में भी लोकसभा की सीटें 1, राज्यसभा की सीटें 1। त्रिपुरा में लोकसभा की सीटें 2, राज्यसभा की सीटें 1। मेघालय में भी लोकसभा की सीटें 2, राज्यसभा की सीटें 1। और असम की बात करें तो असम में क्या है कि लोकसभा की सीटें कितना है? 7। लोकसभा की सीटें 7 और राज्यसभा की सीटें 2। तो इस तरह से आपको याद करना है। और मैं आपको एक बता दूं ना, आप देखो सीक्वेंस 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 फिर 2 1, ठीक है ना, फिर 7 2 बीच में। तो आप इसको याद कर लेना। और साथ ही साथ मैप के थ्रू देख लोगे आप मैप में, तो ये देखो मैप आपका इंडिया का इस तरह से बनाओ आप। तो ये आपका इंडिया का मैप है। तो आप देखोगे ये ध्यान से, तो यहाँ पे सिक्किम है 1 1, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है 2 1, यहाँ पे नागालैंड है 1 1, फिर नागालैंड के बाद नाग के बाद क्या आएगा? मणि आएगी। नाग के पास से तो मणि होती है मेरे दोस्त, ये हो जाएगी मणिपुर में क्या हो जाएगी? मणिपुर में 2 1 होगा। फिर इसके नीचे हो जाएगा मिजोरम में क्या होगा? 1 1, है ना। फिर यहाँ पर हो जाएगा क्या हमारे पास? त्रिपुरा में क्या हो जाएगा? 2 1। यहाँ पर हो जाएगा मेघालय में क्या होगा? 2 1। इसके बीच में हो जाएगा असम, तो असम बीच में होगा तो इसमें सबसे ज़्यादा होगा 7 और 2। क्लियर हुआ? यहाँ से 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1, इस तरह से, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 8वां सवाल है आज का, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता? जल्दी बताओ। संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। और साथ ही साथ में कुछ पिछले साल के प्रश्न भी देख लेते हैं। आप ये भी प्रश्न बताना जो कि अब तक आ गए हैं, एसएससी में अब तक आए हुए हैं, ठीक है। आप ये बताओ कि लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, यदि कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो उम्र बता दो आप। क्या बताओ आप? उम्र बताओ, लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी। चुनाव लड़ने के लिए हमें कितने उम्र की ज़रूरत है, ठीक है, कितना उम्र हमारा होना चाहिए, ये भी बताओ आप। और आप साथ ही साथ में आप ये बताओ हमें, ठीक है, आप ये बताओ कि अनुच्छेद 14 में क्या है, ये बताओ। साथ ही साथ में बताओ कि अनुच्छेद 17 में क्या है। बार बार रट जाएगा, चिंता मत करो आप। अनुच्छेद 17 में क्या है? और आप साथ ही साथ में एक सवाल और बता दो कि अनुच्छेद 18 में क्या है। इतने प्रश्नों का जवाब दो जल्दी से। और ये सभी प्रश्न पेपर में आए हैं, ये सभी प्रश्न पेपर में आए हुए हैं, समझ गए? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास संसद। तो संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता। क्लियर हुआ बात? ठीक है। लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए जो उम्र कितनी होनी चाहिए बताओ? लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो उम्र है वो होना चाहिए 25 वर्ष, है ना। राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो उम्र होनी चाहिए वो होनी चाहिए 30 साल, ठीक है। और आमतौर पे जो प्रधानमंत्री होते हैं, जो पीएम होते हैं ना, वो लोकसभा से होते हैं। लेकिन मनमोहन सिंह एक थे, मनमोहन सिंह, वो कहाँ से थे? राज्यसभा से थे, ठीक है। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता। क्या है? विधि के समक्ष समता, कानून के समक्ष
कोई भी क्या होगा, न तो बड़ा होगा न तो कोई छोटा होगा, सब बराबर होंगे। सभी यदि अपराधी हैं तो सभी दंड के भागीदारी होंगे। ठीक है। 17 में क्या है, अस्पृश्यता, छुआछूत, क्या है, छुआछूत। 18 में क्या है, उपाधियों का अंत, महाराजा के राज, हमारे चिंटू था ना पहले राजा था, है ना, रानीपुर का राजा था हमारा चिंटू। वहाँ जब जाता था ना, मतलब सब लोग फूल बरसाते थे, राजा के राज मूर्खों के शिरोमणि पधार रहे हैं, श्री श्री 108 चिंटू जी, उसका, है ना, ये उपाधि थी। बहुत सारी उपाधियां आपने देखा होगा। यदि मैं मतलब कि चिंटू को हटाऊं तो आपने देखा होगा पुरंदर की उपाधि देवताओं को ही मिली थी। बहुत सारी उपाधियां थी और जो राजा थे यहाँ पे वो अलग अलग की उपाधि, अपने आप को लाख बख्श की उपाधि जैसे किसी ने धारण कर लिया था, है ना। तो बहुत लोगों ने उपाधि ग्रहण कर थी और इन उपाधियों का अंत कर दिया गया अनुच्छेद 18 के तहत। ठीक है ना, तो ये उपाधियां नहीं लगाई जाएंगी। कोई शैक्षणिक उपाधि है, इंजीनियर, डॉक्टर, कर्नल, कोई सेना विशिष्ट, कोई ऐसा कोई मतलब योग्यता है तो उसके नाम के पहले आप लगा सकते हैं, है ना। लेकिन आप जो उपाधियां हैं, उपाधियों को आप नहीं लिखेंगे। जैसे उपाधियां बोले तो सचिन तेंदुलकर, आप सचिन तेंदुलकर लिखेंगे, आप भारत रत्न सचिन तेंदुलकर नहीं शो किया जाएगा, क्योंकि यह एक उपाधि है, नाम, योग्यता नहीं है। मतलब योग्यता है लेकिन नाम के पहले आप इसको नहीं लगा सकते, ऐसा प्रावधान किया गया भारतीय संविधान में। ठीक है, तो आई होप यहां तक क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव, एक दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच में कितना अंतर होना चाहिए, जल्दी बताइए। मैं कमेंट बॉक्स देख रहा हूं, कितना अंतर होना चाहिए जल्दी बताइए। बिल्कुल करेक्ट है, तो ये कितना होना चाहिए, 6 महीने होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 6 महीने। जो एक सवाल बताओ, अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध लाया जाता है, तो अविश्वास प्रस्ताव किसके, सत्ता पक्ष में लाया जाएगा, सत्ता पक्ष में। और यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया संसद में, यदि संसद में विपक्ष लाता है इसे, जो विपक्ष है, विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाएगा, यदि संसद में पारित हो गया, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी इसमें सत्ता पक्ष में है, इनके विपक्ष के जो लोग होंगे इनके लिए क्या लाएंगे, अविश्वास प्रस्ताव। और यदि अविश्वास प्रस्ताव यदि ये संसद में नहीं हासिल कर पाए तो सबको त्यागपत्र देना पड़ेगा और सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो अविश्वास प्रस्ताव जैसे ही संसद में पारित किया जाता है तो सत्ता पक्ष को त्यागपत्र देना पड़ता है। और लेकिन एक अविश्वास प्रस्ताव के बाद 6 महीने का अंतर होना चाहिए। आई होप टाइम हो गया है, तो इस सवाल को आप बिल्कुल से, है ना, ये आपका होमवर्क है। अभी मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा हूँ, इस सवाल को आप जल्दी से छापिए। और साथ ही साथ में, ठीक है, इसका जो कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार देता है। और साथ ही साथ में आप ये भी बता दो कि अनुच्छेद 32 में क्या है, लिंक करना कहाँ से भूलेगा। अनुच्छेद 32 में क्या है ये भी बताओ, अनुच्छेद 40 में क्या है ये बताओ, 44 में क्या है ये भी कमेंट बॉक्स में छाप दो, ठीक है ना। और आप ये भी बता दो कि अनुच्छेद 60 में क्या है ये भी बताओ, अनुच्छेद 61 में क्या है ये भी बताओ, और अनुच्छेद 50 में क्या है आप ये भी बताओ, अनुच्छेद 51 में क्या है ये भी बताओ, जल्दी बताओ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास 249। 368 में क्या है, संविधान संशोधन, ये है ना, संविधान संशोधन भाग 20 में है, कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से। 110 में क्या है, वित्त विधेयक है, ठीक है। अनुच्छेद 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 40 में क्या है, 40 DPSP में है, राज्य के नीति निर्देशक के तत्व में है, और इसमें है ग्राम पंचायतों का संगठन। 44 में क्या है, एक समान सिविल संहिता, और एक समान सिविल संहिता लागू करने वाला राज्य कौन सा है, गोवा है, मैंने बता दिया था। 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, ठीक है। 60 में क्या है, राष्ट्रपति का शपथ। 61 में क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। 50 में क्या है, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। आई होप मेरे दोस्त आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को आप लाइक कर लेना और शेयर कर देना, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।